हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिका का गुलाम दूसरा जापान नहीं बन सकता भारत। जी हां दोस्तों, बताएंगे किसी और ने नहीं बल्कि चीन ने भारत को लेकर आखिर ये बात क्यों कही है। दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ बताने वाले हैं, भारत को दूसरा जापान ना बनने की हिदायत दी है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ पर ताइवान ने चीन को फिर दिखाए तेवर। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी सांसद करेंगे अब दौरा। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर इस बार प्रशासन ने नहीं दोस्तों बल्कि पब्लिक ने ढाया मदरसा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे भारत से कहां की ये बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों अपने भारत देश को नंबर 1 देश बनते हुए देखना चाहते हैं और मानते हैं कि मोदी जी यहाँ तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आखिर क्यों चीन के ग्लोबल टाइम्स के मुंह से झड़ रहे हैं फूल। कह रहा है कि अमेरिका का गुलाम दूसरा जापान नहीं बन सकता भारत। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है दोस्तों। आप सभी जानते होंगे इस लिस्ट में अब उससे आगे सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही है। भारत की उपलब्धि पर सबसे ज्यादा खिसियाहट पड़ोसी देश चीन को हो रही है दोस्तों। पश्चिमी देशों का यह अनुमान है कि आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था चीन को भी पीछे छोड़ सकती है। बीजिंग को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, इसलिए उसने भारत को पश्चिम से दोस्ती करने की सलाह दे दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे एक संपादकीय में भारत को पश्चिम के हाथों की कठपुतली ना बनने की सलाह दी गई है दोस्तों। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखा है कि कल्पना कीजिए अगर भारत पूरी तरह अमेरिका और पश्चिम के भू राजनीतिक घेरे में फंस गया और दूसरे जापान की तरह वॉशिंगटन का दास बन गया, तो भारत एक शक्तिशाली देश बनने के अपने लक्ष्य के बारे में कैसे सोच सकता है। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय गौरव भी उसे उस चीज की इजाजत नहीं दे सकता। चीन के निशाने पर भारत और पश्चिमी देशों के अच्छे संबंध, खासकर क्वाड जैसे गठबंधन है जिसमें भारत और अमेरिका शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देश न ही चीन को समझते हैं और न ही भारत को। आखिर चीन और भारत जैसे बड़े देश जो एशियाई सदी का सपना देखते हैं, उनके इशारे पर कैसे नाच सकते हैं। अमेरिका और पश्चिमी की तुलना में हम भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का सम्मान करते हैं और हम नई दिल्ली के रणनीति संयम को देखकर खुश हैं, जिसे आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। चीन पहले भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के एशियाई सदी के बयान का समर्थन कर चुका है। ऐसे में दोस्तों चीन के ग्लोबल टाइम्स के मुंह से भारत को लेकर इस प्रकार के अमृत बरसने को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय होगी? क्योंकि जब कोई पड़ोसी जलता है दोस्तों तो इसी प्रकार की बहकावे वाली बात करता है ताकि हम उसके बहकावे में आ जाएं और हमारी जिससे सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से बनती है हम उससे दुश्मन कर बैठे। ऐसे में दोस्तों क्या चाइना भी यही चाहता है? आपको जो भी लगता हो दोस्तों, चाइना के इस अमृत के पीछे क्या सबसे बड़ा जहर छुपा हुआ है दोस्तों? क्या कहना है आपका, बताइएगा जरूर। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां ताइवान ने चीन को फिर दिखाए तेवर। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी सांसद अब करेंगी दौरा। जी हां, ताइवान के चीन से बिगड़े हालातों के बीच फ्रांसीसी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल ताइपे दौरा करने वाला है दोस्तों। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि अमेरिकी अधिकारियों के बाद फ्रांस ने भी ताइवान दौरा करने का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य कदम है। आपको बता दें इससे पहले अमेरिकी सीनेटर नैन्सी पेलोसी के ताइपे दौरे पर चीन को मिर्ची लगी थी। इस बार यूरोपीय देश फ्रांस के ताइवान दौरे को लेकर चीन फिर भड़क सकता है। हालांकि ताइपे ने कहा है कि चीन के साथ तनाव बढ़ने के बावजूद ताइवान समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने का इच्छुक रहा है दोस्तों। ताइवान को अपनी धरती का हिस्सा बताने का दावा करने वाले चीन के साथ ताइवान भी अब खुलकर सामने आ गया है। हाल ही में ताइवान ने दावा किया था कि उसने चीनी ड्रोन को मार गिराया था। दावा किया है कि चीन का ड्रोन उसकी सीमा के अंदर प्रवेश कर गया था, इसलिए उसे जवाबी कार्रवाई में ऐसा करना पड़ा। ताइवान ने ड्रैगन को संकेत दिया है कि अगर आत्मरक्षा की बात आएगी तो वो चुप नहीं बैठेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 5 फ्रांसीसी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह ताइवान का दौरा करेगा। ताइवान विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को मामले की जानकारी दी है कि फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल बुधवार को पहुंचेगा और सोमवार तक रहेगा। इसमें कहा गया है कि वे राष्ट्रपति साई इंग वेन के बजाय उपराष्ट्रपति विलियम लाइस से मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब चीन का रिएक्शन आना बाकी है दोस्तों। देखते हैं क्या कहता है अमेरिका
इस खबर को सुनने के बाद दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान में हालात विस्फोटक, इमरान खान के बयान पर सेना आग बबूला, राष्ट्रपति ने भी छोड़ा इमरान का साथ। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई नेता इमरान खान की बढ़ती हताशा से सियासी हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। दोस्तों इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि ये दोनों ही सेना प्रमुख के रूप में अपनी पसंद के व्यक्ति को लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जरदारी और शरीफ ने जनता का पैसा चुराया है, उनको डर है कि देशभक्त सेना प्रमुख आएगा तो उनसे उनकी लूट के बारे में पूछेगा। इमरान खान के इस बयान के बाद सेना आग बबूला हो गई है दोस्तों, और उसने सार्वजनिक रूप से पीटीआई नेता के बयान को अपमानजनक बताया और कड़ी आलोचना भी की है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि वो इस आरोप पर हैरान है। जी हां, पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि इमरान खान की ओर से सेना प्रमुख को बदनाम करने और उन्हें कमजोर करने का प्रयास किया गया है, वो भी तब जब सेना पाकिस्तानी लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे रही है। उसने कहा है कि इमरान का बयान अफसोसजनक है। इस बीच इमरान खान के बयान पर पाकिस्तान में सियासत बहुत गर्म हो गई है दोस्तों। पाकिस्तानी राष्ट्रपति और इमरान खान के बहुत करीबी आरिफ अलवी ने भी पीटीआई नेता के बयान से किनारा कर लिया है दोस्तों। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा है कि इमरान खान को सेना को लेकर दिए अपने बयान पर सफाई देनी चाहिए। आरिफ अलवी इमरान खान की पार्टी के सदस्य हैं। अलवी ने कहा है कि सेना देशभक्त है और अपनी जान देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख और पूरी आर्मी की देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़, 2 दहशतगर्द ढेर। जी हां दोस्तों, कश्मीर संभाग के जिला अनंतनाग में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हो गई दोस्तों। बताया ये जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी से मौके पर तैनात हैं। जवानों ने 2 दहशतगर्दों को भी मार गिराया है दोस्तों। इससे पहले सोमवार को भी आतंकियों ने अनंतनाग के इमाम साहिब इलाके में एसओजी कैंप पर हमला किया था। देर रात आतंकियों ने एसओजी कैंप को निशाना बनाकर फायरिंग की थी। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। घटना के तत्काल बाद पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया गया। इस हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। तो वहीं सोमवार देर शाम दक्षिण कश्मीर के सोपिया में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बताया कि आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर शोपिया जिले के बसकुचन इलाके में पुलिस, सेना तथा सीआरपीएफ ने तलाशी अभियान चलाया है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर बांग्लादेश संग रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा बनी ममता बनर्जी। भारत दौरे से शेख हसीना की फिर होगी क्या सत्ता में वापसी, बता दें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने पीएम मोदी जी के साथ मुलाकात की। ऐसे में यह सवाल उठता है कि भारत से दोस्ती का उन्हें कितना फायदा होगा। शेख हसीना जब पहली बार 1996 में सत्ता में आई तो उन्होंने भारत के साथ गंगा जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर किए। तत्कालीन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु और कम्युनिस्ट गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता ने चटगांव पहाड़ी इलाकों में आदिवासी विद्रोह को सुलझाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इससे हसीना को लोगों का सपोर्ट मिलने लगा, लेकिन इसका असर 2001 के चुनाव में देखने को नहीं मिला। पूर्वोत्तर में एक सीमा विवाद के चलते बांग्लादेश में भारत के खिलाफ स्वर उठने लगे, जिससे हसीना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर विदाई भाषण में जॉनसन ने खुद को बताया बूस्टर रॉकेट, कहा यह लिज ट्रस का समय है। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस कंजर्वेटिव पार्टी की नेता लिज ट्रस ने जीत ली है दोस्तों। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री व भारतीय मूल के ऋषि सुनक को कड़े मुकाबले में पराजित किया है दोस्तों। अब वो देश की नई प्रधानमंत्री होंगी। और इसी बीच ब्रिटेन के नवनिर्वर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना विदाई भाषण दिया है दोस्तों। ब्रिटेन की महारानी को इस्तीफा सौंपने से पहले लोगों को संबोधित करते हुए जॉनसन ने कहा कि कुछ ही देर में मैं महारानी से मिलूंगा और अंत में मशाल नए कंजर्वेटिव नेता को सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये अप्रत्याशित रूप से रिले रेस बन गई है। आधे रास्ते में नियम बदल दिए गए हैं, लेकिन अब इससे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने खुद को बूस्टर रॉकेट बताते हुए कहा, अब मैं उन बूस्टर रॉकेटों में से एक हूँ जिन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है और अब मैं धीरे धीरे वातावरण में प्रवेश कर जाऊंगा। जॉनसन ने कहा, यह देश के लिए कठिन समय है, हम इससे उबर जाएंगे, हम ये कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हम मजबूत होकर सामने आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर इस बार प्रशासन ने नहीं बल्कि पब्लिक ने ढाया मदरसा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ चलती थी आतंक की पाठशाला। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, आतंकी कनेक्शन को लेकर पिछले दिनों असम की सरकार ने 3 मदरसों को ढहा दिए दोस्तों। अब एक और मदरसा गिरा दिया गया है। हालांकि इसमें प्रशासन का कोई हाथ नहीं है दोस्तों। इस बार मदरसे में चल रही जिहादी गतिविधियों के विरोध में पब्लिक का गुस्सा फूट गया और स्थानीय लोगों ने इसे ढहा दिया। घटना को
नेपाल पाड़ा जिले के पखीउरा 4 की है दोस्तों। असम पुलिस के CPRO के मुताबिक इस मदरसे में 2 बांग्लादेशी रहते थे और वे जिहादी एजेंडा चलाते थे। ये दोनों ही अब फरार हैं दोस्तों। असम में चौथा मदरसा जमी दोज हो गया है। इस मदरसे को चलाने वाले मौलवी जलालुद्दीन शेख को कुछ दिन पहले राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों पब्लिक के इस गुस्से का अगर आप भी जायज मानते और मानते हैं कि ये तभी संभव है जब पानी सर से ऊपर चला जाता है दोस्तों, ऐसे में पब्लिक द्वारा किए गए इस क्रिया का क्या आप समर्थन करेंगे बताइएगा जरूर दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।